Good morning everyone. Today we are going to study very important topic, that is moving coil galvanometer. A galvanometer is a device to detect current in a circuit. The commonly used moving coil galvanometer is named so because it uses a current carrying coil that rotates in a magnetic field due to the torque acting on it. Means we have a current carrying coil और उसे मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है, और जैसा हमने प्रीवियस टॉपिक में अपने पढ़ा था कि वो एक टॉर्क एक्सपीरियंस करता है, और उसी टॉर्क का यूज़ करके हम एक सेंसिटिव करंट डिटेक्टिंग डिवाइस बनाते हैं जिसको नाम देते हैं गैल्वेनोमीटर. ये जो डिवाइस है ये शुरुआत में बनाया गया था, एक बहुत बड़ा सेटअप होता था जो एक बड़ी टेबल पे सेट रहता था. उसको हम मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर कहते थे. सस्पेंडेड टाइप मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर कहते थे. सस्पेंडेड मतलब लटका हुआ. लेकिन जो लेबोरेटरी में हम लोग यूज़ करते हैं अपनी जो 12th बेस लेबोरेटरी होती है इस पे, तो इसमें हम एक उसी का बहुत छोटा वर्जन यूज़ करते हैं जिसको हम कहते हैं पाइवोटेड टाइप मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर. तो यहाँ हम जो भी कंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे वो एक पाइवोटेड टाइप मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का पढ़ेंगे, ना कि सस्पेंडेड टाइप मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का. ठीक है, तो देखिए ये किस प्रिंसिपल पे बेस्ड होता. ए करंट कैरिंग कॉइल प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंसेस अ करंट डिपेंडेंट टॉर्क. ये हमने लास्ट टॉपिक ही अपना अभी पढ़ा है. विच टेंड्स टू रोटेट द कॉइल एंड प्रोड्यूसेस एंगुलर डिफ्लेक्शन. ठीक है, तो ये उसका बेसिक प्रिंसिपल है जो हमने अपने प्रीवियस टॉपिक में अभी पढ़ रखा. तो अब देखिए यहाँ पे एक हम जो कंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे वो एक वेस्टर्न पाइवोटेड टाइप मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का पढ़ेंगे. मैं नाम लिख दे रहा हूँ, वेस्टर्न. इसको वेस्टर्न टाइप भी कहते हैं या पाइवोटेड टाइप भी कहते हैं. पाइवोटेड टाइप क्योंकि ये फिक्स रहता है, पाइवोटेड टाइप. बाकी ये आगे मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर. तो देखिए इसका कंस्ट्रक्शन कैसा है, इसको प्रॉपरली समझिएगा क्योंकि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कंस्ट्रक्शन ही है. इसके जो बोर्ड में ये क्वेश्चन आता है जब भी, तो ऐसे ही आता है कि कंस्ट्रक्शन, थ्योरी और वर्किंग को एक्सप्लेन करना होता है किसी मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर के लिए. तो देखिए इसमें वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे इसके हर पार्ट को बनाते हुए. सबसे पहले जैसे मोटर होती है, इलेक्ट्रिक मोटर, उसमें एक कॉइल होता है. कॉइल मतलब कॉपर वायर की असेंबली होती है. बहुत सारे कॉपर वायर लपेटे गए होते हैं एक सॉफ्ट आयरन कोर के ऊपर. ऐसा आपने 10th क्लास से पढ़ा है. तो यहाँ एक सिलेंड्रिकल सॉफ्ट आयरन कोर यूज़ किया जाता है. सिलेंड्रिकल सॉफ्ट आयरन कोर यूज़ किया जाता है. देखिएगा अब ये सिलेंड्रिकल कॉइल है, ये सॉफ्ट आयरन कोर है जो छोटा सा आप सिलेंडर, ठोस सॉलिड सिलेंडर मान सकते हैं. बहुत छोटी साइज़ होती है इसकी. इतने आपके मुश्किल से मुश्किल ये 1/2 सेंटीमीटर साइज़ का होता है इसकी लेंथ. और ये जो आप इसकी डायमीटर देख रहे हैं ये तो इससे भी कम होती है. ठीक है, इसके ऊपर कॉपर वायर्स लपेटे गए होते हैं. कॉपर वायर्स लपेटे गए होते हैं ऐसे खूब सारे. मतलब आप कैसे कह सकते हैं कि रेक्टेंगुलर कॉइल्स का नंबर ऑफ रेक्टेंगुलर कॉइल्स ऐसे लपेटे गए रहते हैं अगल बगल इस तरह से सराउंडिंग में. ये सॉफ्ट आयरन कोर ऐसे फिक्स रहती है नीचे की ओर, एक ऐसे स्ट्रिप और ऐसे ही एक ऊपर स्ट्रिप के थ्रू जुड़ी रहती है इस तरह से. जनरली इसको फॉस्फर ब्रॉन्ज स्ट्रिप यूज़ किया करते थे. ठीक है, अब इसमें और भी मटेरियल्स यूज़ किए जाते हैं. अब देखिए ये जो है यहाँ पे बहुत, जैसे हम नीचे आते हैं तो यहाँ पे ये एक छोटा सा बहुत पतला बहुत सेंसिटिव स्प्रिंग लगा होता. इसको हम हेयर स्प्रिंग कहते हैं. ये बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होता है. आप इसको ऐसे समझ सकते हैं जैसे किसी बहुत सेंसिटिव घड़ी में या किसी बहुत सेंसिटिव टॉय में जब एक बहुत पतला हेयर स्प्रिंग लगा होता है, बहुत पतला, जिसको हल्का सा भी मूव करेंगे तो वो स्प्रिंग अपना बिहेवियर शो करेगा, स्प्रिंग बिहेवियर. उसके बाद ये फॉस्फर ब्रॉन्ज स्ट्रिप आगे भी जुड़ी रहती है और इसका पॉइंटेड हिस्सा एक
इस तरह से ऐसे जुड़ा है कि ये पॉइंट टच कर रहा है, लेकिन ये फिक्स नहीं है यहाँ पे, ठीक है। ये इसको कहते हैं जेवेल्ड बियरिंग, जेवेल्ड बियरिंग, क्योंकि ये केवल टच्ड है और फिक्स नहीं है। ये स्प्रिंग यहाँ पे कनेक्टेड है, मतलब अगर हम इसको टाइट करेंगे एक साइड, अगर हम घुमा दें इसको राइट साइड या लेफ्ट साइड, तो ये दोबारा से अपनी पोजीशन पे ये स्प्रिंग ले आएगी। ये क्या है? हेयर स्प्रिंग है। ये एक सॉफ्ट आयरन कोर है, सिलेंडर, सॉफ्ट आयरन का सिलेंड्रिकल कोर है, ठीक है। अब ये ऊपर इसको हम फिक्स रखते हैं, यहाँ पे ये फिक्स है, यहाँ पे जेवेल्ड स्प्रिंग नहीं लगी है, ठीक है। इस तरह का एक, और ये क्या है? ये मैंने वायर जो बताया दैट इज कॉयल, मींस कॉपर कॉयल, और जो भी मटेरियल यूज़ कर सकते हैं तार में। अब देखिए ये पूरी असेंबली ऐसे बनाई गई है कि ये हिस्सा फिक्स, ये हिस्सा फ्री, ठीक है। अगर हम इसको एक तरफ ऐसे पकड़ के ऐंठ दें या ऐसे मोड़ दें तो ये दोबारा से छोड़ने पे अपनी प्रॉपर पोजीशन में क्यों आ जाएगा? क्योंकि हेयर स्पिन यहाँ पे काम करती है, और ये बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है। हम हल्का सा भी बेंड करेंगे तो ये दोबारा से अपनी पोजीशन पे ले आएगा, ठीक है। अब इसको जो है एक मैग्नेट के दो पोल्स के बीच में रखा जाता है, जो कि कनकेव पोल्स है, मतलब मैग्नेट ऐसा यूज़ किया गया है कि वो इस तरह का कनकेव मैग्नेट बना रहा है, ठीक है। इसको ऐसे समझ लीजिए कि ये ऐसे गोला कनकेव मैग्नेट है, ये, ठीक है ना। और इन्हीं दो मैग्नेट के सिरों के बीच में ये मैग्नेट जो है, ये है, आप कह दीजिए ये साउथ डायरेक्शन है, नॉर्थ, और ये कनकेव बनाया गया है। क्यों कनकेव है इसके बारे में हम प्रॉपर स्टडी करेंगे अभी आगे। यहाँ पे एक छोटे से हिस्से से एक पिन निकली रहती है, जो कि इस तरह से, ये पिन यहाँ पे तो फिक्स है इस वाले हिस्से में। जब ये मैंने सिलेंडर को घुमाया, मैंने इसे ट्विस्ट किया, तो ये पिन जो है ये ऐसे मूव करके यहाँ तक जा सकती है, ऐसे मूव करके यहाँ तक आ सकती है, ठीक है। यहाँ पे एक कैलिब्रेटेड स्केल होती है जिसके बारे में हम पढ़ेंगे अभी, कैलिब्रेटेड स्केल, ठीक है ना। इसमें कुछ नंबर्स लगे रहते हैं जो इक्वल डिस्टेंसेस पे मार्क रहते हैं, जैसे घड़ी होती है या फिर जैसे कोई मीटर होता है, उस तरह से नापने का। तो ये कैलिब्रेटेड स्केल है। जैसे जैसे ये ट्विस्ट करेगा, ये वाला जो आपका ये जो एरो है, ये एक पिन की तरह काम करता है, जैसे आपने एमीटर या गैल्वेनोमीटर में देखा होगा या वोल्टमीटर में। तो ये मूव कर सकता है ऐसे, जैसे जैसे ट्विस्ट करेगा वैसे वैसे पिन मूव करेगा। तो ये पूरी असेंबली रहती है, और इसके कॉपर वायर के दो सिरे, एक सिरा यहाँ से जुड़ा है, यहाँ एक तार निकला रहता है, ठीक है। होता तो ये असेंबली पूरा अंदर ही है, पर मैं आपको अलग से दिखा दे रहा हूँ बाहर। एक हिस्सा यहाँ नीचे से जुड़ा हुआ है कॉपर वायर का, दूसरा सिरा जो यहाँ पे, और ये दोनों टर्मिनल्स पावर टर्मिनल होते हैं, जहाँ से हम सप्लाई देते हैं या जहाँ से हम करंट को टच कराएंगे, ठीक है। तो ये होता है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर पाइवोटेड टाइप। अब ये वर्क कैसे करता है, या फिर सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि आखिर ये कर्व्ड क्यों लिया हुआ है, इसको एक रेक्टेंगुलर फॉर्म में क्यों नहीं लिया हुआ है, कर्व्ड मैग्नेट क्यों लिया हुआ है जो ऐसे कटिंग टाइप का। तो अब उसको देखने के लिए हमें पढ़ना है रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। तो रेडियल मैग्नेटिक फील्ड क्या चीज़ होती है उसको समझेंगे। अब जो मैंने ये वाला जो भी फिगर बनाया था, इसको मैं टॉप व्यू आपको दिखाऊंगा, यानी इस टॉप के सिरे से आपको दिखाऊंगा। तो ये सिलेंडर का केवल ऊपर वाला पोर्शन हमें नज़र आएगा। तो अब इसका अगर हम टॉप व्यू देखें तो हम पाते हैं कि ये हमारा सिलेंडर है, सॉफ्ट आयरन कोर, जो ऊपर से सिलेंडर हमें कैसा नज़र आएगा, सर्किल। ये हमारा नॉर्थ पोल, ये हमारा साउथ पोल। अब आखिर ये कर्व लेने का कारण क्या है? अगर कोई मैग्नेट हम ऐसे सीधा लेते हैं, बार मैग्नेट्स लेते हैं, ये साउथ पोल, ये एक बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल, तो ऑब्वियस है कि फील्ड लाइंस इस तरह से स्ट्रेट साउथ टू नॉर्थ, नॉर्थ टू साउथ मूव करती हैं। लेकिन अगर हम एक रेडियल मैग्नेटिक फील्ड लेते हैं तो ये जो फील्ड लाइंस होती हैं, चूंकि ये सॉफ्ट आयरन कोर है, सॉफ्ट आयरन कोर की प्रॉपर्टी होती है, यानी ये सॉफ्ट आयरन कोर जो मटेरियल होता है, ये एक डायमैग्नेटिक मटेरियल होता है, जो कि इसके अंदर एक प्रॉपर्टी होती है कि ये अपने
जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसके अंदर से गुजर रही होती हैं उन मैग्नेटिक फील्ड्स को अपने अंदर से होकर ज़्यादा से ज़्यादा गुजारना चाहता है। यानी जो फील्ड लाइन सीधे जा रही होती, वो फील्ड लाइंस जो सीधे जा रही थी वो कहाँ से, इसके अंदर से गुजर के ऐसे फील्ड लाइंस मुड़ जाती है इस तरह से। और फील्ड लाइंस, जो फील्ड लाइन सीधे जाना चाहिए था वो ऐसे जाती है और इसके अंदर से होके पास करती है। यहाँ से फील्ड लाइन निकली, इस तरह से होके ऐसे पास करी, ठीक है ना, क्योंकि फील्ड लाइंस तो कंटिन्यूअस ही रहती हैं। ये फील्ड लाइंस ऐसे होके इस तरह से पास करी, ठीक है, आप देख पा रहे हैं। जो सीधे जा रही थी वो तो सीधे ही पास कर जाएगी, ठीक है। कुछ फील्ड लाइंस इस तरह से। अब यहाँ नोटिस करने वाली चीज़ क्या है कि हमें तो पता है कि ये फील्ड लाइन सॉफ्ट आयरन कोर ने अट्रैक्ट की थी अपनी तरफ। सॉफ्ट आयरन कोर चाहता है कि सारी फील्ड लाइंस उसके अंदर से होकर पास करें, तो उसने आसपास की फील्ड लाइन को अट्रैक्ट करके ऐसे मोड़ दिया, जो सीधे जाना चाहिए था वो ऐसे मोड़ गई। लेकिन अंदर तो हमें पता है कि ये बिहेवियर हुआ है, पर ओवरऑल एग्रीगेट अगर देखें तो इस वाली फील्ड लाइन जो इधर से होके निकली, उसके लिए वो फील्ड लाइन, ये वाली फील्ड लाइन लगा जैसे सीधे चली जा रही है। एक ऐसा फील आया कि हाँ ये फील्ड लाइन ये सीधे गई है। इसी तरह ये वाली फील्ड लाइन चूंकि मुड़ी थी, लेकिन इसके लिए ये नॉर्थ का काम और ये वाली फील्ड लाइन साउथ का काम कर सकती है। इसी तरह ये वाली फील्ड लाइन के लिए ये जो ये कॉर्नर वाली है ये इस तरह से काम करती है और ये वाली फील्ड लाइन ऐसे। यानी अब अगर आप सोचिए कि ये जो अंदर कॉयल था, कॉयल इस तरह से था कि कॉपर वायर पे खूब मतलब सॉफ्ट आयरन पे खूब सारे ऐसे तार बंधे हुए हैं, है ना। ये हम ऊपर से पोर्शन दिखा रहे हैं, असल में ऐसे पूरा लिपटा हुआ है ऊपर से नीचे, ठीक है ना। जैसे ये था, ठीक है, इस पे ऐसे तार लिपटा हुआ था खूब सारा ऊपर ऊपर। तो अगर हम ऊपर से देखेंगे तो केवल ये लाइंस नजर आएंगी, ठीक है। तो अब इसका मतलब है कि किसी भी समय अगर ये कॉपर वायर है, इसको किसी भी टाइम ट्विस्ट करें तो इसके ऊपर ये तार नजर आ रहे हैं, ये कॉपर वाले। यानी किसी भी समय अगर ये ऐसे घूमता है या ऐसे घूमता है, इस तरह से सिलेंडर मूव करता है, तो ये जो वायर्स हैं, जो कॉपर वायर बंधा हुआ है, उसके अलोंग कुछ ना कुछ फील्ड लाइन ये बाहर जरूर मिल जाएगी इस तरह से, उसके अलोंग। और हमेशा जब ये ऐसा होगा तो कुछ वायर, कुछ फील्ड लाइंस हमेशा परपेंडिकुलर भी मिल जाएंगी, है ना। यानी किसी भी समय अगर ये इस तरह से हम ऐसे मूव करा रहे हैं कॉयल, ये जो ये सॉफ्ट आयरन कोर है इस तरह से ट्विस्ट हो रहा है, तो हमेशा इस कॉयल के परपेंडिकुलर कुछ ना कुछ फील्ड लाइंस मिलती हैं। कॉयल के अलोंग वाली फील्ड लाइन का जो टॉर्क होता है वो काम नहीं कर रहा होता है। लेकिन आपको पता है कॉयल के परपेंडिकुलर जब मैग्नेटिक फील्ड होता है, यानी कॉयल के नॉर्मल के परपेंडिकुलर, है ना, तब वहाँ पे जो फील्ड होता है वो सबसे ज़्यादा होता है, या फिर टॉर्क सबसे ज़्यादा होता है, या फोर्स सबसे ज़्यादा होता है। कहाँ से ये होता है आपको फॉर्मूला याद दिला दें, F = ILB साइन थीटा होता था। यहाँ पे थीटा जो होता था वो L और B के बीच का एंगल होता था, है ना। L और B के बीच का एंगल थीटा होता था। अब लेंस तो मान लीजिए जैसे ये ऊपर वाला तो वो नहीं करेगा, क्या कहते हैं, कंट्रीब्यूट नहीं करेगा, लेकिन साइड वाले दो कंट्रीब्यूट करेंगे, जैसा हमने पिछले अपने क्लास में देखा था। तो किसी भी समय नॉर्मल जो हुआ प्लेन का, यानी ये कॉपर वायर, एक कॉपर वायर ऐसे लपटा हुआ है ये सिलेंडर के ऊपर, ठीक है ना। इसका नॉर्मल किधर है, ये है, ये कॉपर वायर है, ऐसे कॉयल बनाया हुआ है, इसका नॉर्मल ऐसा। और अगर इसी में मैग्नेटिक फील्ड ऐसे हो जाए, ये मैग्नेटिक फील्ड की दिशा हो जाए मैग्नेटिक फील्ड, तो नॉर्मल के हमेशा 90 डिग्री पे कोई ना कोई फील्ड लाइन जरूर मिलेगी और वही सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होगी। यानी अगर हमने ऐसे घुमाया हुआ है तो ये वाला हिस्सा मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस कॉपर वायर, ये जो लपेटे हुए हैं, ये जो कॉइल्स बने हुए हैं, इसके 90 डिग्री के हमेशा, इसके नॉर्मल के हमेशा 90 डिग्री पे है। देखिए ये नॉर्मल हो गया कॉपर वायर के लिए और ये 90 डिग्री एंगल बन गया, ठीक है। तो इसी का यहाँ पे यूज़ है, इसी को कहते हैं रेडियल मैग्नेटिक फील्ड बनाना, ठीक है। यानी फॉर एवरी पोजीशन ऑफ द कॉपर कॉइल देयर एग्जिस्ट सम मैग्नेटिक फील्ड सच दैट the normal to the copper coil is always 90 degree to the magnetic field and that is what radial field is, ठीक है। तो हमेशा एक फील्ड ऐसा जरूर मिलेगा कि जो हमारे कॉइल का नॉर्मल हो वो उस फील्ड के 90 डिग्री पे हो,
और वही फील्ड सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होगा। तो ये है हमारा रेडियल फील्ड। इसके बारे में आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करिएगा, क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यही है। बाकी सारी चीज़ों तो थ्योरेटिकल हैं, वो तो ईजिली समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो ये हो गया रेडियल फील्ड। और रेडियल फील्ड लगाने का कारण ही यही है कि हमें हमेशा एक मैग्नेटिक फील्ड ऐसा ज़रूर मिले जो हमारे कॉइल के सरफेस के नॉर्मल के 90 डिग्री हो, कॉइल के सरफेस के नॉर्मल के 90 डिग्री हो। ठीक है, अब देखिए इसकी थ्योरी और वर्किंग कैसे काम करता है। ये इजी है, लेकिन अगर आप खुद से थोड़ा समझेंगे, पढ़ेंगे, तभी ये इजी है, वरना ये सबसे ज़्यादा टफ है। तो ये हो गया रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। और क्यों चाहिए रेडियल मैग्नेटिक फील्ड? क्योंकि किसी भी समय कॉइल पे हमें सबसे ज़्यादा फोर्स चाहिए जो उस असेंबली से लगाया जा सकता है, और सबसे ज़्यादा फोर्स लगाने के लिए हमें हमेशा कॉइल के परपेंडिकुलर एक मैग्नेटिक फील्ड चाहिए ही चाहिए। मतलब कॉइल के परपेंडिकुलर नहीं, कॉइल के नॉर्मल के परपेंडिकुलर एक मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। ठीक है, तो अब थ्योरी और वर्किंग को समझने के लिए हमने पीछे पहले ही पढ़ रखा है, तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। ये है आपका, मान लीजिए एक कॉपर कॉइल है, जैसे वहाँ पे n नंबर ऑफ टर्न्स लपेटे हुए हैं ना, तो उसी में से ऐसे चौकोर लपेटे हुए हैं, इसमें खूब सारे टर्न्स लपेटे हैं, लेकिन मैंने केवल एक की स्टडी करना पसंद किया, तो मैंने उस सॉफ्ट आयरन कोर के ऊपर जो तार लपटे हैं उसमें से केवल एक ले लिया। ठीक है, अब ये उसकी एक्सिस है जिसके अबाउट वो रोटेट कर सकता है, यानी इस तरह से ये रोटेट कर सकता है ऐसे। ठीक है ना, अब आप खुद समझिए कि मान लीजिए इसकी विड्थ जो है वो b है, जैसे मैंने पिछले टॉपिक में डिस्कस किया था जब हम लास्ट क्लास पढ़े थे। ये इसकी थिकनेस, ये इसकी लेंथ a है। ठीक है, अब देखिए किसी भी समय जो हमने पीछे क्लास में पढ़ा था, आप उसको प्रॉपर रिपीट करिएगा। जब ये मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया, मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड की दिशा ये है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, ठीक है ना, ये मैग्नेटिक फील्ड है, तो किसी भी समय इस वाली एक्सिस पे मान लीजिए करंट ऐसे बह रहा है, नीचे से ऐसे, ये ऐसे, यानी क्लॉकवाइज करंट बह रहा है। तो इस पे लगने वाला फोर्स अपने लेफ्ट हैंड रूल से आप देखिएगा अंदर की ओर लग रहा है, अंदर की ओर, ठीक है ना, पेज के अंदर की ओर, इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर। और मैग्नेटिक फील्ड तो इधर लग रहा है ना, और इनके बीच का एंगल हमेशा क्या है, 90 डिग्री। ये मैंने प्रीवियस क्लास में भी बताया था। ठीक है ना, इसको आप कह सकते हैं कि मान लीजिए ये फोर्थ वाली फोर्स है, ये ऊपर वाली फोर्स, ये मैंने आपको किधर बताया था कि अगर फील्ड ये करंट ऐसे, फील्ड ऐसे, तो फोर्स हमेशा ऊपर साइड F1 फोर्स। इसी तरह यहाँ फोर्स कैसे लगेगी, F2 नीचे फोर्स। इनका मैग्नीट्यूड तो सेम होगा बट डायरेक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट। सो इट इज नाउ दिस वन इज मैग्नेटिक फील्ड B, इसको मैग्नेटिक फील्ड इधर है, लेकिन फोर्स एक इधर आपकी तरफ, यानी आउटसाइड द प्लेन ऑफ द पेपर। ठीक है ना, बाहर की ओर है ये F3, नीचे नहीं है, बाहर है। तो अब ये F3 F4 मिलके टॉर्क बनाए थे, जैसे हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था। तो यहाँ पे हम ऐसे समझ लेते हैं कि F4 एक फोर्स ऐसे लग रहा है, ठीक है ना, ये हो गया करंट लूप, और F3 ऐसे लग रहा है, F2 ऐसे लग रहा है, ये वाला F3 हो गया, ये F2 हो गया, ठीक है ना, F2। तो अब देखिए, ये समझिए कि ये दोनों एक ही लाइन पे लग रहे हैं और अपोजिट लग रहे हैं, तो ये टॉर्क क्रिएट करेंगे, जैसे हमने प्रीवियस क्लास में देखा था। ये एंगल हमारा कितना है, थीटा। मान लीजिए ये एंगल हमारा थीटा है, जो कि हमारे किसके किसके बीच का एंगल है, ये कॉइल के नॉर्मल के और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है ना, मैग्नेटिक फील्ड इधर काम कर रहा है ये, तो थीटा एंगल कॉइल के नॉर्मल और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल होता है। ठीक है ना, यही मैग्नेटिक फील्ड ही रेडियल मैग्नेटिक फील्ड, हमें रेडियल फील्ड लगाने से ये थीटा एंगल हमारा क्या बन जाता है, 90 डिग्री बन जाता है ना, क्योंकि किसी भी समय हमें नॉर्मल और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल कितना मिलता है, 90 डिग्री मिलता है, अगर हम रेडियल मैग्नेटिक फील्ड लगाएं तो। अगर रेडियल ना लगाएं तो हमें थीटा रखना पड़ता है, ये कोई रैंडम एंगल बन जाता है। लेकिन जैसा ही हम रेडियल मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं, वैसे ही हमें कॉइल के परपेंडिकुलर के बीच और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के बीच का एंगल 90 डिग्री मिल जाता है, यानी थीटा रेडियल मैग्नेटिक फील्ड लगाने से क्या बनने वाला है, 90 डिग्री बनने वाला है। ये वाली करंट ऊपर की ओर बह रही है ना, ये वाली करंट नीचे की ओर बह रही है। अब देखिए, मैंने आपको बताया था कि ये जो M होता है, यानी मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट, ये नॉर्मल की डायरेक्शन में यहाँ काम करेगा, प्रीवियस वाले टॉपिक में आप देखेंगे तो। और मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट हम जब मैग्नेटिज्म पढ़ रहे होंगे तो उसके बारे में हम ज़्यादा पढ़ेंगे, इसलिए अभी मैं बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहा हूँ इसके बारे में, कुछ भी नहीं। ठीक है, तो ये थीटा एंगल हमारा इसके बीच था, तो ये वाला एंगल भी थीटा हो गया, क्योंकि इस वाली की परपेंडिकुलर और इस वाली की परपेंडिकुलर दोनों के बीच का एंगल होता है, तो ये वाला थीटा एंगल हो गया।
तो और अगर ये लेंथ यहाँ से यहाँ तक a है, यहाँ से यहाँ तक a है, तो ये यहाँ से यहाँ तक की लेंथ क्या हो जाएगी, a sin थीटा हो जाएगी। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने कईयों बार कर रखी हैं, इसलिए मैं बहुत डिस्कस नहीं कर रहा। अब देखिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है इसका, टॉर्क कितना फील होगा इस कॉइल को। टॉर्क एक्सपीरियंस्ड बाय कॉइल कितना होगा, टाउ इज इक्वल्स टू फोर्स, एक बार फोर्स लेते हैं मल्टीप्लाइड बाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेते हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इजी है। टॉर्क, अब देखिए फोर्स को मैं आपको प्रॉपर दिखा दूं, फोर्स क्या होगा, दोनों में से कोई एक, F3 या F4 में से, क्योंकि ये दोनों तो एक दूसरे को कैंसिल कर लेंगे, हमने प्रीवियस टॉपिक में देखा था ये दोनों। अब देखिए यहाँ पे क्या है, फोर्स कोई भी एक रख लें, कौन सी होती है, n नंबर ऑफ, मान लीजिए अगर कैपिटल N नंबर ऑफ टर्न्स हैं, कैपिटल N नंबर ऑफ टर्न्स हैं, तो एक का n टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा। करंट I बह रही है, कितनी लंबाई है कॉइल की, ये वाली और ये वाली पे काम कर रहा है ना, B और B लिया है मैंने, तो B लेंथ, ILB साइन थीटा वाला फॉर्मूला लगेगा, तो ये हो जाएगा IB मैग्नेटिक फील्ड B लेंथ है, और साइन कितना, यहाँ देखिए ILB साइन थीटा में ये किसके किसके बीच का एंगल लेना है, मैग्नेटिक फील्ड और करंट के बीच का एंगल, ये वाला एंगल नहीं है, ये वाला एंगल दूसरा है जो हमारे लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग्स रूल में काम करेगा, करंट फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ करंट कैरिंग कंडक्टर। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड इधर, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इधर, करंट की डायरेक्शन ऊपर, किसी भी समय इन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री, तो यहाँ पे कितना 90 डिग्री, तो ये वाला भी एंगल 90 डिग्री होगा जो हमेशा रहेगा। क्यों, क्योंकि कॉइल किसी भी समय, कॉइल का जो लंबाई है यानी जो करंट की जो डायरेक्शन है वो 90 डिग्री है B के, और मल्टीप्लाइड बाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब देखिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस A साइन थीटा है, A साइन थीटा, बट थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये वाला थीटा भी 90 डिग्री होगा जो नॉर्मल और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का होगा। क्यों, क्योंकि बिकॉज वी आर यूजिंग रेडियल मैग्नेटिक फील्ड, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। रेडियल मैग्नेटिक फील्ड कई बार पूछा गया है कि व्हाट इज रेडियल मैग्नेटिक फील्ड, व्हाई इट इज यूज्ड, तो ये कितना बन जाएगा, टाउ इज इक्वल्स टू एन आई स्मॉल बी कैपिटल बी साइन 91 मल्टीप्लाइड बाई ए साइन 90, ए साइन 90, ये वाला भी साइन 90, तो ए केवल आ जाएगा, तो ये हो जाएगा एन आई स्मॉल ए स्मॉल बी, स्मॉल ए लंबाई स्मॉल बी चौड़ाई, तो ये दोनों मिलके एरिया बना देंगे। तो मैंने क्या कहा, इसको कैपिटल ए कह दिया, वेयर ए बी इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ द लूप एंड इट इज इक्वल्स टू कैपिटल ए, सो इट इज़ द रिक्वायर्ड टॉर्क। ये टॉर्क कौन सा है, ये टॉर्क वो है जो मैग्नेटिक फील्ड के कारण जनरेट हो रहा है जब करंट बह रही है, समझिएगा। अब यहाँ से इसका एक्चुअल कॉन्सेप्ट शुरू होता है। ये तो इक्वेशन 1, ये टॉर्क एक्सपीरियंस्ड बाय मैग्नेटिक लूप बिकॉज ऑफ दैट करंट। नाउ अब जब हमारा ये डिवाइस है, जब इसमें ट्विस्ट आएगा मैग्नेटिक फील्ड और करंट बहने के कारण, तो ये ट्विस्ट घूमेगा, ये ऐसे टॉर्क इस पे काम करेगा, तो ये फ्री होगा ऐसे रोटेट करने के लिए। जैसे ही रोटेट होगा वैसे ही ये स्प्रिंग का काम शुरू हो जाएगा। जैसे ही ये ट्विस्ट होगा तो ये स्प्रिंग टाइट होगी और दोबारा से इसको सीधा करना चाहेगी। स्प्रिंग का तो काम ही है ये उसको ओरिजिनल पोजीशन पे लाना, यानी ये स्प्रिंग क्या होगी, ये रीस्टोरिंग टॉर्क प्रोवाइड कराएगी। क्या प्रोवाइड कराएगी, रीस्टोरिंग टॉर्क, यानी ये दोबारा से उसको ट्विस्ट करके सीधा करना चाहेगी। ठीक है, तो यहाँ हम लिखेंगे टॉर्क, अगर मान लीजिए अल्फा एंगल इसने मूव करा दिया, मान लीजिए ऐसे मूव कराया कि एंगल के अकॉर्डिंग हम नाप रहे हैं, अल्फा एंगल मूव कर लिया, तो टॉर्क टाउ डिफ्लेक्ट्स द कॉइल थ्रू एंगल अल्फा, देन restoring torque by hair spring। जितना ज़्यादा एंगल रोटेट करेगा उतना ज़्यादा रीस्टोरिंग टॉर्क पैदा हो जाएगा। तो टाउ रीस्टोरिंग जो होगा वो भी किस पे डिपेंड करेगा, अल्फा एंगल पे। ये डिपेंडेंसी का साइन है, ये इसको ऐसे बना लो थोड़ा सा अलग, ये अल्फा एंगल है।
तो अल्फ़ा एंगल पे डिपेंड करेगा। इसको साफ कर देते हैं, ये अल्फ़ा एंगल पे डिपेंड करेगा। अब देखिए अल्फ़ा एंगल जितना ज़्यादा रीस्टोरिंग टॉर्क उतना ज़्यादा, यानी जितना ज़्यादा ये मैग्नेटिक फील्ड टॉर्क को घुमाएगा उतना ही ज़्यादा उल्टा ये स्प्रिंग घुमाना चाहेगी। तो अब देखिए यानी रीस्टोरिंग टॉर्क जो है वो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क के बराबर आ जाएगा। रीस्टोरिंग टॉर्क इज इक्वल्स टू डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। डिफ्लेक्टिंग टॉर्क किसने किया? मैग्नेटिक करंट के कारण डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। तो अब हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि मान लीजिए, देखिए डिफ्लेक्टिंग टॉर्क तो हमको पता है NIAB है, रीस्टोरिंग टॉर्क अल्फा पे डिपेंडेंट है, जितना एंगल घुमाएगा उस पर, तो हम इसको कह सकते हैं K अल्फा। जहाँ अल्फा का डिपेंडेंट था कि हमने एक कांस्टेंट यूज़ किया जिसको कहते हैं टॉर्शनल कांस्टेंट, टॉर्शन कांस्टेंट। और ये टॉर्शन कांस्टेंट जो होता है मैग्नेटिक ये मटेरियल पे डिपेंड करता है, यानी डिपेंड ऑन मटेरियल ऑफ द स्प्रिंग, इस पे डिपेंड करेगा। अब अगर इन दोनों को बराबर करते हैं तो यहाँ से हमें अल्फा क्या मिलता है? NAB/K मल्टीप्लाइड बाई I, ठीक है ना, I बाकी NAB। और ये देखिए ये पूरी सभी ये कांस्टेंट क्वांटिटीज़ हैं चारों, तो इसको हमने रिप्रेजेंट कर दिया एक क्वांटिटी से जिसको कहते हैं G इक्वल्स टू K/NAB। K/NAB को हमने G से रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये I इक्वल्स टू क्या हो गया? इसको अगर हमने K/NAB को G कहा तो ये क्या हो गया? 1/G, G इधर गया तो G अल्फा। यानी करंट जो बह रही है उसको हम किससे नाप रहे हैं? अल्फा से नाप रहे हैं। मतलब जितना एंगल ये ट्विस्ट हो रहा है मैग्नेटिक फील्ड के कारण, यानी हमने जब करंट बहाई कॉइल में, तो अब उसके बाद क्या हुआ? उस कॉइल में डिफ्लेक्शन टॉर्क आया, किसके कारण? करंट बहने के कारण, ठीक है। अब वो टॉर्क ने क्या किया? हमारे सिलेंडर को घुमाया, और सिलेंडर के घूमते ही हेयर स्प्रिंग ने क्या किया? उसको दोबारा से रीस्टोर करना चाहा। तो रीस्टोरिंग टॉर्क किसने प्रोवाइड किया? स्प्रिंग ने। और डिफ्लेक्टिंग टॉर्क किसने प्रोवाइड किया? मैग्नेटिक फील्ड और करंट ने, ठीक है। तो अब ये दोनों इक्वल हो जाते हैं, यानी जब दोनों ही बराबर हो जाते हैं तब वहाँ पे एक मतलब ये जो इक्विलिब्रियम कंडीशन आ जाती है, इक्विलिब्रियम, तब वहाँ पे I जो है ये किस पे डिपेंडेंट हो गया? एंगल पे, कितना एंगल घूमा। यानी शुरुआत में ही जो सिलेंडर कितना एंगल घूमता है, अगर हम उस एंगल को नाप लें तो हम अपना करंट नाप सकते हैं, ठीक है। अगर हम उस एंगल को मेजर कर लेते हैं अल्फा को, तो हम ये नाप सकते हैं कि उसके अंदर कितनी करंट है भी कि नहीं है, ठीक है। तो कैसे करते हैं अब इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।